विद्यार्थियों, आज हम आपके जो पाठ्यक्रम में है वापसी कहानी उसकी समीक्षा करेंगे। तो किसी भी कहानी की जब समीक्षा करते हैं तो उसके मुख्यतः छह बिंदु होते हैं। छह बिंदु की कसौटी पर उनकी हम समीक्षा करते हैं। आपके प्रश्न यानी परीक्षा में इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कहानी वापसी है उसके कहानी की समीक्षा कीजिए, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो मुख्य जो पात्र है उनके चारित्रिक विशेषता को प्रकट कीजिए, या उसको दूसरी तरह से एक तरह से ऐसा भी आ सकता है कि आलोचनात्मक दृष्टि से उस कहानी की समीक्षा कीजिए। तो कुल मिलाकर इस कहानी की जब समीक्षा हम करते हैं तो उसके मुख्यतः 6 बिंदु होते हैं, और 6 बिंदु के दृष्टिकोण से हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो कहानी समीक्षा में पहले जो बिंदु है वह है कथावस्तु। इसमें संपूर्ण कहानी का तथ्य सामने आ जाता है। तो हम वापसी जो कहानी है उसके तथ्य को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस कहानी में जो कथावस्तु दी गई है वो एक आदमी है जो कि नौकरी करता है, सारी उम्र नौकरी करता है, और वो अपने परिवार से दूर रह के नौकरी करता है, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता है। और कहानी में जो वो आदमी है उसका नाम है चंद्रबाबू। आप देखिए, वह एक तरह से जब इस सारी कहानी में वो चलता है, यानी कि कहानी को जब आगे पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पर इस कहानी में एक तरह से जो गजाधर बाबू है, गजाधर बाबू है, वो गजाधर बाबू यानी कि गजाधर बाबू एक तरह से मुख्य पात्र है। गजाधर बाबू रेलवे में एक स्टेशन मास्टर की सर्विस करते हैं और घर से दूर रहते हैं। और स्टेशन मास्टर की जैसा कि अपन समझ सकते हैं कि वह छोटी बड़ी स्टेशन पर रहता है, सारी उम्र उसमें नौकरी में निकालते रहते हैं, घर से दूर रहता है, लेकिन अपने घर को उसने आगे के सुरक्षित रखने के लिए गांव से एक शहर में बसा देता है। वहां पर एक मकान बना लेते हैं और वहां पर अपने पूरे परिवार को, पत्नी और बच्चों को वहां पर छोड़ देते हैं, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अच्छे समाज में स्थापित हो सके। ये गजाधर बाबू का मानना है। कहानी आगे बढ़ती है। पूरी उम्र जब नौकरी कर लेने के बाद में यह गजाधर बाबू वहां से, यानी कि जहां पर एक आदत रहते हैं, वहां से वो अपने घर पर आते हैं सेवा निवृत्ति के बाद में। लगभग जैसा कि कहानी में बताया है 45 साल तक इसने सर्विस करके अपने घर पर आते हैं, और घर पर ये इस उमंग के साथ में आते हैं कि घर में मुझे स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सब कुछ अपनत्व की भावना से मुझे चाहिए, और मेरा घर मेरा ही है, सब मेरे है। एक तरह से मुझे बहुत वहां पर घर में, अपने घर में आत्मसम्मान मिलेगा, ऐसा सोचकर वो अपने घर में आते हैं। जब घर में आते हैं तो देखिए कहानी किस प्रकार से मोड़ खाती है। जैसा कि गजाधर बाबू सोचते हैं वैसा वहां पर नहीं मिलता है। वहां पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी जीवन शैली अलग है, वो उनकी दिनचर्या अलग है, और वो एक तरह से अपने जो मतलब पति, जैसे पत्नी के लिए पति हुए और बच्चों के लिए पिता, तो वहां पर एक गजाधर बाबू की स्थिति ये होती है स्वयं के घर में भी, जैसे कि ये अपना घर नहीं होके एक तरह से किसी दूसरे का घर है, और ये बिना बुलाए अनायास ही यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अपने ही घर में अपनों से ही वह एक तरह से जुदा रहने लग जाते हैं और एक तरह से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जब वो गजाधर बाबू
अपने घर में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो लड़की है वो भी बसंती, जिसमें नाम दिया गया बसंती, बेटा है उनका नरेंद्र, बेटे की बहू है, सब अपनी अपनी मस्ती में जी रहे होते हैं। अपनी अपनी मस्ती में जब इनको लगता है कि गजानन बाबू थोड़े पुराने ख्यालात के रहते हैं और वो सोचते हैं कि एक सिस्टम से, एक परंपरा से अपना घर चले जिसमें बड़ों का ख्याल रहे, और जो लड़कियां हैं उनको घर की रसोई में उनको हाथ बटाना चाहिए। तो वहां पर देखते हैं कि सारा का सारा घर का काम उनकी पत्नी यानी गजानन बाबू की पत्नी करती है, और उनके घर पे काम में कोई हाथ नहीं बटाते हैं। तब अपनी बेटी को थोड़ा डांटते हैं कि आप अपनी मम्मी के, अपनी माता जी के सहयोग कीजिए काम में, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उनका शरीर उस रूप में नहीं रहा जिस ताकत के साथ में पहले वो काम किया करते थे। लेकिन जब डांटते हैं तो वहां पर वो उसकी बेटी भी अपने पिता का डांटना सहन नहीं कर पाती है, एक दूसरे से बुरा मानती है अपने पिता से। वो भी एक दूसरे ये लगता है कि मेरे पिता मुझे क्यों कह रहे हैं ये बातें, और मुंह फुला के दूर बैठ जाती है। तो वहां पर भी देखिए एक दृष्टि से तो ये जो उनकी पत्नी है वो कहती है कि ये लड़की थोड़ी शानी हो गई है, पड़ोस में जाया करती है, पड़ोस में शीला नाम की लड़की थी, उसकी सहेली थी, और वहां पर जब जाते हैं तो देखते हैं वहां पर लड़के भी लोग, तो आजकल वो जमाना नहीं है। पत्नी ये अपने पति को कहती है, पति जब आप उस लड़की को डांटते हैं तो वहां पर भी एक तरह से वह पत्नी उस लड़की को कुछ कहने के बजाय अपने पति को, गजानन बाबू को कहने लग जाती है कि आपने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए बच्चों को, जिसके कारण से ये लड़की ऐसे रूठ गई, आप इस प्रकार से दखलंदाजी मत कीजिए। जब गजानन बाबू को लगता है कि घर में नौकर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नौकर रख रखा है, नौकर की वो छुट्टी कर देते हैं, इस बात के भी लिए वो पूरे घर वाले हैं उस पर बुरा मान जाते हैं कि आखिर पिताजी को क्या सोचा कि नौकर को ही भेज दिया, अब घर का काम कौन करेगा। अब इस कहानी में जब हम चलते हैं देखते हैं तो महसूस होता है कि उस घर में ज्यादा काम नहीं है, फिर भी नौकर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, नौकर है। उस नौकर को उन्होंने घर की आमदनी के हिसाब से, घर की आर्थिक स्थिति के हिसाब से जब गजानन बाबू दूर कर देते हैं तो उसको भी बुरा मान जाते हैं। धीरे धीरे उनको जब ये महसूस होता है कि मैं कोई बात कहता हूं अपने परिवार के सदस्यों को तो उसकी अवहेलना करते हैं, उसे मैं कैसे कोई बात मिलने के रूप में भी कहता हूं तो उसको भी एक तरह से निरादर कर देते हैं। तब एक तरह से गजानन बाबू को ये लगने लग जाता है कि वास्तव में इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, और जब लगता है कि सारी उम्र मैं कमा के और ये परिवार वालों के, अपने बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ करता हुआ आ रहा हूँ, आज मैं अपने घर पर आ रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं। एक तरह से संपूर्ण घर में उनके लिए रहने की जगह कहीं पर भी नहीं बचती है। उनकी चारपाई जो है वो इधर से इधर हो रही होती है, और सब एक तरह से परेशान से हो जाते हैं, सब आपस में मनोविनोद करते हैं। लेकिन जो ही गजानन बाबू की उपस्थिति वहां पर होते हैं, वहां सेवकी में उपस्थित होते हैं, सभी गंभीर हो जाते हैं, गंभीर मुद्रा में हो जाते हैं। गजानन बाबू सोचते हैं कि मेरा परिवार है, मैं भी हंसू इनके साथ में घुलूं मिलूं, लेकिन वहां पर भी एक तरह से वो उपेक्षित हो जाया करते हैं। तब गजानन बाबू को ये लगने लग जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ, सबके लिए भले के लिए सोच रहा हूँ, और ये सब लोग मुझे ही एक तरह से बाहर का आदमी समझते हैं। ऐसा मैंने क्या किया है? सारे के सारे जो पात्र हैं, जो दूसरे हैं, ये घर वाले हैं, वो गजानन बाबू को केवल पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, धनोपार्जन की एक वस्तु समझते हैं कि पैसा देंगे, इनकी मजबूरी है, इनका कर्तव्य है, इनको देना ही पड़ेगा। गजानन बाबू के लिए ये सोचते हैं, और किसी निर्णय में इनका दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूरी कहानी में जब अपन पढ़ते हैं और मनन करते हैं तो लगता है कि गजानन बाबू की स्थिति वो घर में जब ऐसी हो जाती है
कि वो घर में अपने श्वास लेना भी एक तरह से उनके लिए दुभर हो जाता है, तब वो सोचते हैं कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तब वो अपने पत्नी से, अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं अब किसी चीनी मिल में, किसी अन्य स्थान पर मैं मेरी नौकरी जैसे मेरी बात कर ली है, मुझे कहा गया है कि आप यहाँ पर आके काम कीजिए। तो सब मन बहुत प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि चलो ठीक है, अब अपने घर के काम में जो भी दिनचर्या होती है दखलंदाजी नहीं होगा, तो कदापि नहीं होगी। यहाँ जब आपको अपनी पत्नी से कहते हैं, जो कि उसकी सहभागी है, जीवन संगिनी है, उनके लिए बहुत ज्यादा वो सोचा करते थे कि वो मेरी धर्मपत्नी है, मुझे बहुत ही प्रेम से रखेगी जैसे कि पहले रखती थी। वहां पर अपनी जीवन संगिनी से कहते हैं गदाधर बाबू कि आप भी मेरे साथ चलो। तो वहां पर देखिए उनकी स्वयं की पत्नी भी उस अवस्था में जब वो बूढ़े हो जाते हैं गदाधर बाबू, तब स्वयं की पत्नी भी अपने पति के साथ में जाने से इनकार कर देती है कि मैं यहाँ पर बच्चे हैं, सब है, तो आप अकेले ही जाइए, मैं इनके साथ रहूंगी। अंदाजा लगाइए, थोड़ा सोचिए, जीवन के इस पड़ाव पर जब उम्र ढलान पर होती है, तब एक व्यक्ति जो कि इस परिवार का मुखिया है, कहने को तो मुखिया है, बाकी कुछ मुखिया है, लेकिन उसको एक निमित्त, इसके लिए धन के निमित्त मान लिया गया है। और उस घर में उसके लिए, उनके लिए ना रहने के लिए, ना उनके आदेश की पाने, ना उनके कहे अनुसार चलने की किसी की मनसा है, किसी के मन में है। पूरी की पूरी कहानी में एक तरह से ये तथ्य सामने आ जाता है कि जो लेखक है उषा जी, उन्होंने कथावस्तु के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से एक तरह से दो पीढ़ियों में, एक नई पीढ़ी, एक पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व गदाधर बाबू करते हैं और नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व उनके बेटे बहू वो सब करते हैं। किस प्रकार से उनके विचारों में टकराव होता है, विमनस्यता फैलती है, एक ही जगह रहते हुए भी टकराव होता रहता है, और वो टकराव नई पीढ़ी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक जैसे उम्र के ढलान पर जब शरीर में वो शक्ति नहीं रहती है, तब उनको वापस उसी निमित्त, उसी कार्य के लिए भेज दिया जाता है जो कि वो सदा कर रहे होते हैं, यानी घर के लिए पैसा कमाने के लिए। जबकि नवयुग है, युग है, वो कमा सकते हैं, अपने पिता के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी सोचने पर चीजें निकल के इसमें आती है। एक तो टकराव की स्थिति है, दूसरी बात है कि यहाँ पर गदाधर बाबू कुछ परंपरावादी, कुछ रूढ़िवादी भी नजर आते हैं। तो यहाँ पर वो एक तरह से समझौता नहीं करते हैं, जिस प्रकार से परिवेश बदलता है उसके अनुसार समझौता यहाँ पर ये नहीं करते हैं। काश यदि समझौता कर ले तो शायद वो स्थिति इनकी नहीं बन पाती, लेकिन कथावस्तु में सारी की सारी कहानी एक तरह निकल के आती है कि गदाधर बाबू एक तरह से इस कहानी में उस परिवार के लिए सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसे इस कहानी में नजर आता है। तो पहला जो है समीक्षा में कथावस्तु का अध्ययन, तो दूसरा जो हमें इस समीक्षा में देखने की कोशिश करेंगे वह है पात्रों का चरित्र चित्रण। कथावस्तु में हमें कहानी के एक तरह से पूरे किस प्रकार से कहानी चलती है, किस प्रकार से एक कहानी में मोड़ आते हैं, ये देखने के बाद में पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी कि किस प्रकार से ये जो पात्र आए हैं वो अपने चरित्र जिनको दिया गया है तो किस प्रकार से वो जीते हैं, ये अपन आगे देखेंगे, आगे की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।